Morning students, this is Amit Vyas. So students, today we will study last topic of this chapter, trigonometric functions, and topic is trigonometric equations. Trigonometric equations. Trigonometric equations. Okay. So firstly, we will understand what is trigonometric equations. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं? तो इक्वेशंस तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं. इक्वेशंस में क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इक्वल साइन होता है. तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, इक्वल साइन होगा. लेकिन यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ होंगे, इसलिए हम इन इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ में होते हैं, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2. तो ये क्या है? हमारा एक इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स है वो साइन के साथ में है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं. अंडरस्टैंड? जैसे एक और एग्जांपल, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1. तो ये भी हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में है. देखिए, यहाँ पर साइन के साथ में है और यहाँ पर कॉस के साथ में है, इसलिए हम इस टाइप के जो इक्वेशंस हैं जिसमें कि वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ में हैं उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. अंडरस्टैंड? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन इक्वेशन दैट आर हैविंग its variable in terms of trigonometric functions is called trigonometric equations. Understand? अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है? तो आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो उसके दो टाइप के सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो उसके दो टाइप के सॉल्यूशंस हमसे जनरली पूछे जाते हैं. एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फाइंड करना होता है तो हम वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ निकालते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, एंड वो जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 360 के बीच में लाई करें. फिर से सुनिए, कभी भी अगर हमको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हो और उस वैल्यू की जो मैग्नीट्यूड हो वो 0 से 360 के बीच में लाई कर रहा हो. मतलब अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 से 360 के बीच में निकाल रहे हैं तो उस सॉल्यूशन को हम गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं. सो व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन्स those values of variable that would be satisfying the given trigonometric equation as well as its magnitude would be lying between 0 to 360 is called principal solution of that trigonometric equation. For example, जैसे ये हमारा sin x इज इक्वल टू 1/2 है. ठीक है? तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली x की हमको ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसका मैग्नीट्यूड 0 से 360 के बीच में लाई करे. तो एक तो हमको पता ही है कि x इज इक्वल टू 30, क्योंकि x इज इक्वल टू 30 इसको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा. तो x इज इक्वल टू 30 इसका एक सोल्यूशन हो गया.
फिर इसके बाद x इज इक्वल टू 120 भी इसका एक सोल्यूशन हो गया, क्योंकि अगर हम x के प्लेस में यहाँ 120 रखेंगे तब भी 1/2 आएगा, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 30 यहाँ रखेंगे तब भी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसलिए हमारा x इज इक्वल टू 30 भी इसका सोल्यूशन हो गया, 120 भी इसका सोल्यूशन हो गया। और अगर आप 0 से 360 के बीच में देखोगे तो इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा और अब कोई तीसरा सोल्यूशन नहीं होगा 0 से 360 के बीच में, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो 0 से 360 के बीच में उसके दो ही सोल्यूशन होते हैं। कितने सोल्यूशंस होते हैं? दो ही सोल्यूशंस होते हैं। तो इसके दो सोल्यूशंस कौन से हो गए? 30 एंड 120। तो इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्योंकि ये जो हमारी वेरिएबल की वैल्यूज़ आई हैं, जो x की वैल्यूज़ आई हैं, वो 0 से 360 के बीच में लाई कर रही हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। 0 से 360 के बीच में लाई करने वाली इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो यही दोनों होंगे। इन दोनों के अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता जो 0 से 360 के बीच में लाई करे। अंडरस्टैंड? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही होते हैं, मतलब किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली जो प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं वो एटलीस्ट 2 होती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होती। मतलब 0 से 360 के बीच में लाई करने वाली जो वैल्यू हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी वो कितनी होंगी? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 तो हो सकती है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड? जनरली कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अंडरस्टैंड? जैसे एक और एग्जांपल, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब ये भी हमारा एक इक्वेशन है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? थीटा है। थीटा tan के साथ में है, इसलिए ये भी हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करें तो मुझे थीटा की वो वैल्यू देखना है, सोचना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी एंड 0 से 360 के बीच में लाई करेंगी। तो वो वैल्यूज़ क्या होंगी? तो उसको निकालने का जनरल प्रोसेस ये है, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने का जनरल प्रोसेस ये है कि आप -√3 तो आपको मालूम ही होगी किसकी वैल्यू होती है। तो √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। 60 का रेडियन में हमेशा लिखा करो π/3। भाई -√3 को हमने 10π/3 लिख लिया। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हमको ये देखना है, क्योंकि 10 के बाहर आगे माइनस लगा है, तो हमको ये सोचना है कि जो हमारा 10 है वो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो 10 जो है हमारा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हम करेंगे क्या? नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सेकंड एंड फोर्थ के टर्म्स में चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ 180 एंड 360। मतलब इस टाइप से हमको इसको चेंज करना है ताकि इसकी वैल्यू भी ना बदले। तो सेकंड के टर्म्स में अगर हम इसको चेंज करना है तो हम ऐसे लिखेंगे 10 180 माइनस थीटा। थीटा हमारा ये है π/3, क्योंकि 10 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब क्या है? 180। तो 10 180 माइनस थीटा -10 थीटा ही होता है, तो इसलिए हमने -10 π/3 को ऐसे राइट कर दिया। ये तो हमने सेकंड के टर्म्स में इसको कन्वर्ट किया है, सेकंड में ही तो होता है 90 + 180 माइनस। तो मैंने अभी बोला आपको 180 एंड 360 के टर्म्स में ही चेंज करना है, अदरवाइज़ वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें ऐसे थोड़ी, मतलब यही जैसे ये 10 पाई माइनस π/3 यही तो होगा, लेकिन अगर हम इसको 90 के टर्म्स में लिखते तो ये कॉट समथिंग हो जाता, ये थोड़ी आ पाता। अगर हम इसी को 90 के टर्म्स में लिखते 90 प्लस समथिंग, तो ये कॉट के इक्वल होता, कॉट ऑफ सम एंगल के इक्वल होता। तो हमें इस टाइप से चेंज करना है कि ये -10 π/3 ही बना रहे। तो अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो -10 π/3 ही तो आएगा।
तो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई और कन्वर्ट भी हो गया। तो ये हमने सेकंड के टर्म्स में कन्वर्ट किया है। अब हमें क्या करना है, फोर्थ के टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो फोर्थ में क्या होता है, 270 प्लस 360 माइनस, तो हमें तो 180 एंड 360 की हेल्प से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 10 360 माइनस 2 पाई माइनस थीटा, थीटा हमारा पाई/3 है। आप खुद ही सोचिए ना, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फिर से -10 पाई/3 आ जाएगा। तो हमने -10 पाई/3 को ये दूसरे तरीके से ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 10 3 पाई माइनस पाई, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 6 5 पाई/3। मतलब ये हुआ कि जो 10 थीटा की वैल्यू है वो 10 2 पाई/3 के इक्वल है एंड 10 5 पाई/3 के इक्वल है। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई/3 एंड 5 पाई/3। अब 2 पाई/3 का मतलब क्या है, 2 पाई/3 का मतलब है 120 और 5 पाई/3 का मतलब क्या है 300। तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग थीटा की जो हमारी ये दो वैल्यूज़ आई हैं, ये दोनों वैल्यूज़ 0 से 360 के बीच में लाई कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के जो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हैं वो हो गए 2 पाई/3 एंड 5 पाई/3। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके आपके दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए 2 पाई/3 5 पाई/3। तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वहाँ पे हो सकता है आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ लिया जाए या हो सकता है जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया जाए। तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेगा तो आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। मतलब आपको ये देखना है कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली 0 से 360 के बीच में लाई करने वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, और जो वैल्यूज़ होंगी वही उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मतलब जो हमने आपको क्वेश्चन बताया है, तो इसी मेथड से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लिया हमारा क्वेश्चन है 10x, अब ले लेते हैं sin x इज इक्वल टू -12। इसका हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। मतलब 0 से 360 के बीच में लाई करने वाली जो वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाइड कर रही हैं वो हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले sin x इज इक्वल टू -1/2। तो हमें मालूम ही है कि साइन में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ साइन है ना, तो यहाँ पर भी हम साइन के टर्म्स में लिखेंगे। तो 1/2 तो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो साइन 30 को हम कैसे लिखेंगे रेडियन में, पाई/6, ठीक है। तो ये आ गया साइन x इज इक्वल टू, फिर से इसको लिख देते हैं माइनस साइन पाई/6। अब साइन के आगे माइनस लगा कि नहीं। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि साइन हमारा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो साइन हमारा नेगेटिव होता है सेकंड में एंड थर्ड में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड के टर्म्स में एंड थर्ड के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल टू, सॉरी मिस्टेक हो गया, साइन जो है हमारा थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, सेकंड में तो पॉजिटिव होता है ना। साइन हमारा थर्ड में एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो थर्ड एंड फोर्थ के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो थर्ड में क्या होता है 180 प्लस 270 माइनस, तो 180 के टर्म्स में हमें इसको चेंज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा, थीटा हमारा यही है पाई/6। तो ये हमने क्या किया, इसको
थर्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब फोर्थ के टर्म्स में भी इसको एक्सप्रेस करना है, क्योंकि फोर्थ में भी तो साइन नेगेटिव होता है। तो फोर्थ में हम क्या लिखेंगे, साइन 360 2 पाई माइनस थीटा। थीटा हमारा वही रहता है π/6, थीटा हमारा यही रहेगा जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू, इसके हम एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट एंगल आ जाएगा 6π + 1π, 7π/6 इज इक्वल टू साइन 12π - 1π। तो ये क्या हो जाएगा, 11π/6। तो इस टाइप से हमारा x इज इक्वल टू आ गया, क्योंकि साइन एक्स इसके भी इक्वल है एंड साइन एक्स इसके भी इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या, 7π/6। और जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 11π/6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11π/6। तो ये हमारी x की वैल्यूज़ आ गई जो कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगी। और चूँकि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनका मैग्नीट्यूड 0 से 360 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इन सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग इस टाइप से फाइंड करते हैं। Let us consider one more example. Cos x is equal to √3/2। इसका हमको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, मतलब हमें ये निकालना है कि 0 से 360 के बीच में x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। सेटिस्फाइड का मतलब जिनके करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो बहुत इजी है, cos x इज इक्वल टू, आप √3/2 तो आपको मालूम ही होगा कि cos में किसकी वैल्यू होती है। तो cos में √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 30 π/6। यहाँ अगर cos होगा तो इसको cos के टर्म्स में चेंज करेंगे, यहाँ अगर साइन होगा तो इसको साइन के टर्म्स में चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पर जो भी होगा राइट हैंड साइड को भी उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या है, cos के आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट सिस्टम में cos हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो cos हमारा फर्स्ट में पॉजिटिव होगा एंड फोर्थ में पॉजिटिव होगा। भाई क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ ASTC, तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा ही cos, और यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो cos हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में एंड फोर्थ में। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे एंड फोर्थ के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट में जो एंगल है हमारा उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 90 के बीच में होती है। तो फर्स्ट के टर्म्स में तो वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है पहले, क्योंकि π/6 जो है वो फर्स्ट में ही लाई करेगा। बस हमें करना क्या है, इसको फोर्थ के टर्म्स में और कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही रहेगा cos π/6, और फोर्थ के टर्म्स में अगर हमें चेंज करना है तो इसको लिख सकते हैं cos 360 माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ में क्या होता है 270 प्लस 360 माइनस, तो हमेशा 180 एंड 360 के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 90 एंड 270 में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो फिर जो भी आएगा वो इसके इक्वल नहीं आ पाएगा। तो हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि जो हमारे पास वैल्यू आए वो प्रीवियस वैल्यू के इक्वल बनी रहे। तो इसलिए हमेशा 180 एंड 360 के टर्म्स में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो cos 2π माइनस थीटा, थीटा क्या है π/6। ठीक है, तो ये हो गया cos x इज इक्वल टू cos π/6 इज इक्वल टू cos
12 पाई माइनस 1 पाई 11 पाई बाई 6। तो यहाँ से cos x को जब इसके इक्वल इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा पाई बाई 6। सिमिलरली जब cos x को इसके इक्वल इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 11 पाई बाई 6। तो हमारी x की ये दो वैल्यूज़ आ गई, पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। मतलब गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हमारा ये था, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो गए, पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। और ये जो दोनों x की वैल्यूज़ हैं ये आप चेक कर सकते हो, ये 0 से 360 के बीच में लाई करेंगी। भाई पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 30। तो एक आंसर आ गया 30 डिग्री और एक आंसर आ गया 330 डिग्री। तो दोनों ही वैल्यू 0 से 360 के बीच में है कि नहीं है। तो जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वो हमेशा 0 से 360 के बीच में ही होना चाहिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की ये डेफिनेशन ही है, अंडरस्टैंड। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आप इस टाइप से फाइंड करोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जांपल टू मेक द सेम कंसेप्ट वेरी क्लियर। जैसे मान लिया हमारा cot x इज इक्वल टू -1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, cot x इज इक्वल टू -1, और इसको हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, cot x इज इक्वल टू -1। cot के करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू होती है, तो cot 45 की वैल्यू होती है, cot पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो इस 1 को हम लिख देते हैं cot पाई बाई 4। ओके। अब चूँकि cot के आगे नेगेटिव लगा है तो अब मुझे ये सोचना होगा कि जो cot थीटा होता है वो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि उसी के टर्म्स में फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारे अदर टू एंगल्स निकल के आएंगे। तो cot हमारा सेकंड में नेगेटिव होता है एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं। तो नेगेटिव कहाँ होंगे, सेकंड में होंगे, फोर्थ में होंगे। तो हमें क्या करना है, इसको सेकंड के टर्म्स में एंड फोर्थ के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो ये cot x इज इक्वल टू सेकंड के टर्म्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cot सेकंड में क्या होता है 180 माइनस, तो 180 माइनस थीटा, थीटा हमारा हमेशा यही एंगल होगा, माइनस पाई बाई 4। ये तो हमने सेकंड के टर्म्स में कन्वर्ट किया है, इज इक्वल टू फोर्थ के टर्म्स में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cot, फोर्थ में क्या होता है 270 प्लस 360 माइनस, तो 270 के टर्म्स में तो कन्वर्ट करना नहीं है, 360 के टर्म्स में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो 360 मीन्स 2 पाई माइनस थीटा। सो cot x इज इक्वल टू cot, इनको सॉल्व करेंगे तो हमको वो एंगल्स मिल जाएंगे जो 0 से 360 के बीच में लाई कर रहे होंगे। तो 4 पाई माइनस 1 पाई ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू cot, यहाँ पर 8 पाई माइनस 1 पाई 7 पाई बाई 4। तो इस टाइप से हमारा x इज इक्वल टू आ गया 3 पाई बाई 4 और दूसरी वैल्यू आ गई 7 पाई बाई 4। तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। तो बच्चों इस टाइप से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दिया होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट हैंड साइड को भी उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। फिर इसके बाद अगर राइट हैंड साइड में जो कन्वर्टेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके आगे पॉजिटिव है तो आप ये सोचोगे कि वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव किन किन क्वाड्रेंट में होता है। फिर आप उसको
उन क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो आपको वो एंगल्स मिल जाएंगे जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे और जिनकी वैल्यू 0 से 360 के बीच में लाई कर रही होगी। सेम काम हम माइनस के लिए करेंगे। तब हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जो कन्वर्टेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसमें राइट हैंड साइड के आगे अगर माइनस है तो वो माइनस किन किन क्वाड्रेंट में होता है। फिर उन्हीं क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग उसको आप चेंज करोगे तो आपको वो एंगल्स मिल जाएंगे जो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब जिनकी वैल्यू 0 से 360 के बीच में लाई कर रही होगी। तो इस टाइप से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लेकिन बच्चों आज मैंने आपको क्या बताया, प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में बताया। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो आप उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालोगे। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है। जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर हमको गिवन है तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो उसके हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं एक्चुअल में। जैसे ये हमारा cot x इज इक्वल टू -1 अभी हमने सॉल्व किया, तो इसके हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दो निकल के आए। एक आ गया 3π/4 और एक आ गया 7π/4। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। मतलब ये वो सॉल्यूशन है जो 0 से 360 के बीच में लाई कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शंस में क्या होता है कि अगर हम उस फंक्शन का पीरियड ऐड करते जाएंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू हमको कांस्टेंट मिलेगी। मिलेगी कि नहीं भाई। जैसे इसका 3π/4 एक सोल्यूशन है। कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं और कॉट एंड टेन का पीरियड पाई होता है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड 2π होता है। कॉट एंड टेन इनका पीरियड पाई होता है। तो अगर हम इसमें पाई ऐड कर देंगे, 3π/4 में अगर हम पाई ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 7π/4। तो 7π/4 भी इसका एक सोल्यूशन होगा भाई। 3π/4 तो इसका सोल्यूशन था ही, मतलब cot 3π/4 -1 तो होता ही है। cot 7π/4 भी -1 होगा, इसलिए ये भी इसका एक सोल्यूशन होगा। सिमिलरली अगर हम इसमें फिर से पाई ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11π/4, ये अगेन इसका सोल्यूशन होगा। तो अगर हम यही प्रोसेस करते रहेंगे तो ऐसे तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, और मिलना भी चाहिए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो उसके अगर हम टोटल सॉल्यूशंस की बात करें तो टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब सारे सॉल्यूशंस को हम 1 बाई 1 तो राइट नहीं कर सकते। सारे सॉल्यूशंस को हम 1 बाई 1 तो राइट कर नहीं सकते। तो हम करते क्या हैं, उन सारे सॉल्यूशंस को एक जनरल एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उन सारे सॉल्यूशंस को एक जनरल एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी जनरल एक्सप्रेशन को हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब जनरल सॉल्यूशन हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल टर्म। जैसे मान लिया ये एक सीरीज़ है 1 3 5
7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें मान लिया इनफाइनाइट टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो अब हम सारे टर्म्स तो इसके नहीं राइट कर सकते वन बाय वन। कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम इसका क्या करते हैं, जनरल टर्म लिख देते हैं Tn, और इसका जनरल टर्म क्या होगा 2n-1। तो जनरल टर्म लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब हमको सारे टर्म्स इसके राइट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टर्म की हमको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमको थर्ड टर्म की ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6 -1 5 आ जाएगा, तो हमारा थर्ड टर्म आ गया। जैसे मान लो हमको इसके 10th टर्म की ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस में 10 रख देंगे, तो 20 - 1 आ जाएगा 19, तो इसका 10th टर्म क्या हो गया 19। तो इस टाइप से हमको जिस टर्म की ज़रूरत पड़ेगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा टर्म Tn लिखा हुआ है ये एक तरीके से सारे टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमें जिस भी टर्म की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। चाहे तो हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। तो जनरल टर्म क्या होता है, जो उस सीरीज़ के सारे टर्म्स को जनरेट कर सके, अगर हम जनरेट करना चाहें तो ऐसे ही यहाँ पे जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे इनफाइनाइट सोल्यूशंस को जनरेट कर सके, अगर हम जनरेट करना चाहें तो। मतलब एक ऐसा n के टर्म्स में एक्सप्रेशन जो उस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सारे इनफाइनाइट टर्म्स को जनरेट कर सके, उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। और बच्चों जो जनरल सोल्यूशंस होते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, वो हमेशा n के टर्म्स में होते हैं। किसके टर्म्स में होते हैं? n के टर्म्स में। जैसे जनरल टर्म होता है ना n के टर्म्स में, ऐसे जनरल सोल्यूशंस भी n के टर्म्स में होते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि जनरल सोल्यूशंस क्या होते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग। तो बच्चों जैसे मान लिया हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में, वेयर थीटा हमारा क्या है, वेरिएबल है, और अल्फा जो है हमारा कोई कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट होगा इसकी वैल्यू हमेशा हम कौन सी लेते हैं, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू। भाई प्रिंसिपल वैल्यू 2 होती है ना, तो हमें लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, वेयर थीटा वेरिएबल है, अल्फा हमारी लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू है। तो अगर हमें इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन के केस में जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू, मतलब थीटा की जनरल वैल्यू होती है, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये हो गया इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले जो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, उन सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने वाला जो ये सॉल्यूशन है, ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर जो n होता है हमारा इंटीजर होता है, z, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, z से। तो साइन के केस में अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम हमेशा ये फार्मूला लगाएंगे। सिमिलरली कॉस के टर्म्स में आ जाते हैं। मान लिया हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। यहाँ पर भी थीटा वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। तो कॉस के केस में थीटा इज इक्वल टू, मतलब कॉस के केस में जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस के केस में आपका जनरल सोल्यूशन ये होता है। टेन के केस में अगर मान लो आपका ये इक्वेशन इस टाइप से हो, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा,
यहाँ पर भी थीटा वेरिएबल है और अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो उसकी दो प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं ना दो, तो उन प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो लीस्ट वाला सोल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करनी है, लीस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन कंसीडर करना है, ठीक है। तो 10 के केस में जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। बस यही तीन फार्मूले हमको याद रखने हैं, और इन सारे फार्मूले में एन क्या है, इंटीजर है, एन बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब आप सोच रहे होगे सर ये तीन ही फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो आपने तो सर साइन कॉस टेन के करस्पॉन्डिंग फार्मूले बताए हैं, बाकियों में हम क्या करेंगे, जैसे अगर कोई कॉट का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी फार्मूला होता है, लेकिन क्यों हम इतने सारे फालतू के फार्मूले याद करें। अगर कॉट का क्वेश्चन होगा तो हम उसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे ना, और फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कॉसेक का क्वेश्चन होगा तो हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। सेक का क्वेश्चन होगा तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्यों हमको फालतू की मेहनत करनी पड़ी, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब हम इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, ये फार्मूलेस लर्न करने हैं। साइन थीटा के करस्पॉन्डिंग जनरल सोल्यूशन का फार्मूला ये है, कॉस के करस्पॉन्डिंग जनरल सोल्यूशन का फार्मूला ये है, टेन के करस्पॉन्डिंग जनरल सोल्यूशन का फार्मूला ये है। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट टर्न में क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में जो हम क्वेश्चन कंसीडर करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे जनरल सोल्यूशन बेस्ड होंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने जो सोल्यूशंस किए वो प्रिंसिपल सोल्यूशन बेस्ड किए थे। ओके, थैंक यू।